हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। उसमें हमने जनसंख्या के बारे में पिछली क्लास में अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम इंडियन रॉक सिस्टम के बारे में आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे कि जो भारतीय रॉक जो सिस्टम है, भारतीय चट्टान प्रणाली है, उसके बारे में हम आज इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे कि जो रॉक सिस्टम है वो निर्माण की पद्धति के आधार पर कितने प्रकार का होता है और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो जो रॉक सिस्टम है, जो हमारी जो शेल है, जिसे हम चट्टान कहते हैं, उसे हम दो भागों में विभाजित करेंगे। यहाँ पर एक तो साथियों निर्माण की पद्धति के आधार पर, निर्माण की पद्धति के आधार पर, निर्माण की जो पद्धति है उसके आधार पर, और दूसरा है कालक्रम के अनुसार। कालक्रम मतलब जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है, उस समय के अनुसार जो किस प्रकार की जो चट्टानें बनी हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो निर्माण की जो पद्धति है उसके आधार पर हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले आती है आग्नेय चट्टान, दूसरी आती है अवसादी चट्टानें, और नंबर 3 पे आती है कायांतरित चट्टानें। जब हम निर्माण की पद्धति की बात करते हैं साथियों, तो सबसे नंबर 1 आती है इग्निस रॉक, दूसरी आती है सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरी आती है मेटामॉर्फिक रॉक। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। और कालक्रम के अनुसार जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है उसके आधार पर जब हम बात करते हैं तो जो चट्टान है उसे अपन 4 समूह में विभाजित करते हैं। नंबर 1 है आर्कियन समूह, दूसरा है पुराण समूह, और नंबर 3 है द्रविडियन समूह, और नंबर 4 है आर्यन समूह। तो देखिए साथियों, जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है उस समय के अनुसार जो हमारी जो चट्टानें बनी हैं उसे हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। आर्कियन समूह, पुराणिक समूह, द्रविडियन समूह और आर्यन समूह। तो जो आर्कियन जो समूह है उसमें हम 2 प्रकार की क्रम की बात करेंगे। एक तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आर्कियन जो समूह है उसमें आर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टान, और जो पुराणिक जो समूह है, पुराण जो समूह है, उसके आधार पर हम एक कुड़प्पा क्रम के बारे में और विंध्यन क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पुराण समूह जो है उसके अंतर्गत कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। और द्रविडियन जो समूह है इसके अंतर्गत हम, आप लोगों को पता है कि द्रविडियन जो समूह है, जब हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में चर्चा की थी तो जो पेलियोजोइक जो महाकल्प था उसके अंतर्गत अपन ने COSDCP, सी का मतलब कैम्ब्रियन, ओ का मतलब ओडोविसियन, एस का मतलब सिल्यूरियन, डी का मतलब डिवोनियन और सी का मतलब कार्बोनीफेरस। तो जो द्रविडियन जो समूह है उसमें पेलियोजोइक जो महाकल्प है उसके कैम्ब्रियन, ओडोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और कार्बोनीफेरस का जो समय है, उस समय में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें हम द्रविडियन समूह में रखेंगे। और आर्यन जो समूह है उसके अंतर्गत हम एक गोंडवाना क्रम के बारे में बात करेंगे,
ढक्कन ट्रैप के बारे में बात करेंगे। जो ढक्कन ट्रैप और नंबर थर्ड बात करेंगे टर्सरी, और नंबर 4 बात करेंगे क्वाटरनरी समूह के बारे में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कालक्रम के अनुसार हम नंबर फर्स्ट आर्कियन समूह, दूसरा पुराण समूह, तीसरा द्रविड़न समूह और नंबर 4 है आर्यन समूह। इन 4 भागों में हम विभाजित करते हैं। तो आर्कियन समूह में आर्कियन क्रम की चट्टान पढ़ेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में बात करेंगे, और पुराण जो समूह है उसमें कुड़प्पा क्रम और विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में बात करेंगे। और द्रविडियन जो समूह है उसके अंतर्गत हम जो पैलियोजोइक जो महाकल्प है उसका को कैम्ब्रियन, ओडोविसियन, सिलुरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस जो समय है उसमें जिन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है उन्हें हम द्रविडियन समूह के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और आर्यन समूह के अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो गोंडवाना क्रम के बारे में बात करेंगे। जो गोंडवाना जो क्रम है वो कार्बोनिफेरस से और जुरेसिक जो काल है वहां तक का जो समय है उसमें जिन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है उनका अध्ययन गोंडवाना क्रम की में अध्ययन करेंगे हम। और जो ढक्कन ट्रैप है, ढक्कन ट्रैप के अंतर्गत हम क्रिटेशियस से इओसिन जो समय है हमारा उसके अंतर्गत जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उसका अध्ययन ढक्कन ट्रैप के अंतर्गत करेंगे। और टर्सरी जो है प्रत्येक जो कल्प है उसके अंतर्गत आप लोगों को पता है टर्सरी कल्प को हमने TEOMP इन पैलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन में विभाजित किया था। तो जो टर्सरी कल्प हैं वो इओसीन से स्टार्ट होकर प्लायोसीन तक का जो समय है उसमें जो चट्टानें बनी हैं उनका अध्ययन हम टर्सरी जो कल्प है उसके अंतर्गत करेंगे। और जो क्वाटरनरी जो कल्प हैं उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था P और H, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। प्लिस्टोसीन और होलोसीन जो समय है उसमें जिन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है उसका अध्ययन हम क्वाटरनरी जो क्रम है उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो वापस एक बार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि निर्माण की जो पद्धति है उसके आधार पर चट्टानें जो हैं 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। और कालक्रम के अनुसार हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। आर्कियन समूह की चट्टान, इसमें हम आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम के बारे में बात करेंगे। पुराण समूह में हम कुड़प्पा और विंध्यन क्रम के बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो समूह है द्रविडियन, जिसके अंतर्गत हम कार्बोनिफेरस से लेकर कैम्ब्रियन से लेकर कार्बोनिफेरस, कैम्ब्रियन, ओडोविसियन, सिलुरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस इस समय के अंतर्गत जो चट्टानें बनी है उनका अध्ययन हम द्रविडियन के अंतर्गत करेंगे। और आर्यन समूह के अंतर्गत हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, एक तो गोंडवाना क्रम, ढक्कन ट्रैप और टर्सरी और क्वाटरनरी क्रम। तो गोंडवाना जो क्रम है उसमें कार्बोनिफेरस से लेकर जुरेसिक जो समय है उसके अंदर जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उसका अध्ययन हम गोंडवाना क्रम में करेंगे। ढक्कन ट्रैप के अंतर्गत हम जो हमारा जो ढक्कन ट्रैप है उसके अंतर्गत क्रिटेशियस से लेकर जुरेसिक का जो समय है, क्रिटेशियस से लेकर जो इओसीन का जो समय है उसके अंतर्गत जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उनका अध्ययन हम ढक्कन ट्रैप के अंतर्गत करेंगे। और जो टर्सरी जो है उसके अंतर्गत हम आपको पता है कि समय को जो हम इसमें पैलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन में विभाजित करते हैं। तो यहाँ इओसीन से लेकर प्लायोसीन का जो समय है उसमें जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उनका अध्ययन हम टर्सरी के अंतर्गत कल्प के अंतर्गत करेंगे। और क्वाटरनरी के अंतर्गत हम प्लिस्टोसीन और होलोसीन जो समय है उसके अंतर्गत जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है, हिमयुग का समय था पृथ्वी पर ये, तो इस समय जिन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है उसका अध्ययन हम क्वाटरनरी के अंतर्गत करेंगे। तो आपको जो बेसिक जो जानकारी थी वो मैंने यहाँ समझाई है कि जो चट्टान है वो निर्माण के आधार पर कितने प्रकार की होती है और कालक्रम के अनुसार कितने प्रकार की होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं आज शेल के बारे में कि शेल होती क्या है, आप लोगों को पता है कि जो पृथ्वी है जब धीरे धीरे ठंडा हुई थी, पहले पृथ्वी जो थी एक तृप्त जो आग का गोला थी, वो धीरे धीरे जब ठंडा हुई थी, जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हो रही थी तो उस समय क्रस्ट का निर्माण हुआ
और पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसे अपन क्रस्ट कहते हैं। और आपको पता है कि जो क्रस्ट होती है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिज क्या होता है? देखो, खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जिसमें अकार्बनिक तत्व होते हैं, इसमें रासायनिक गुण भी होते हैं और भौतिक गुण भी होते हैं। उस प्राकृतिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो जो हमारी जो क्रस्ट है वो विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी होती है। उसे ही हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं? शेल कहते हैं, उसे ही हम चट्टान कहते हैं। तो हम यहाँ चट्टान जो है या तो कठोर पदार्थ की बनी होगी या नीस जैसे मुलायम पदार्थ की बनी हो, उसे हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। तो जो चट्टान होती है साथियों, चट्टान जिसे हम शेल कहते हैं, उसके बारे में जो बात करते हैं तो जो भूवैज्ञानिक क्या कहते हैं? वे समस्त पदार्थ जिनसे भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ है, जिनसे भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट की जैसी कठोर हो या नीस की जैसी मुलायम हो, वे सब क्या कहलाती है? शेल कहलाती हैं। चाहे ग्रेनाइट जैसी कठोर हो और नीस की भांति मुलायम हो, उसे हम शेल कहते हैं। आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि हमारे जो घरों की जो रसोई जो है उसके अंतर्गत हम जो ग्रेनाइट की जो स्लैब लगाते हैं वो आग्नेय शेल का एग्जाम्पल है। और जो हमारा जो फर्श लगाते हैं हम, जो संगमरमर होता है, वो कायंत्री शेल का उदाहरण है। तो हम इन चीज़ों को हमारी दैनिक जीवन की जो दिनचर्या है उसमें हम जिन पदार्थों को देखते हैं उनसे हमको कोरिलेटेड करके अपन इसको अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारा जो विषय है वो अच्छा क्लियर हो सकता है। हम इनको बुक्स में रटने का प्रयास करते हैं, किंतु ये हमारे दैनिक जीवन के अंदर कई उदाहरण ऐसे हैं जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखकर इनका अनुभव कर सकते हैं कि मार्बल जो होता है, जो संगमरमर होता है, वो कायंत्री शेल का उदाहरण है। और जो हमारी जो ग्रेनाइट की जो मार्बल ग्रेनाइट की जो स्लैब होती है वो आग्नेय शेल का एग्जाम्पल है। तो निर्माण की पद्धति के आधार पर मैंने आपको समझाया कि जो शेल है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो आग्नेय होती है, एक परतदार होती है और कायंत्रित होती है। वापस रिपीट करेंगे, निर्माण की पद्धति के आधार पर कौन सी होती है? एक तो आग्नेय होती है जिसे इग्निस रॉक कहते हैं, दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक जिसे परतदार रॉक कहते हैं, अवसादी शेल भी इसे कहते हैं, और कायंत्रित होती है तीसरे प्रकार की जिसे अपन मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा कि निर्माण की जो पद्धति है उसके आधार पर जो है रॉक्स जो होती है 3 प्रकार की होती है, आग्नेय होती है, परतदार होती है और कायंत्रित होती है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे आग्नेय शेल क्या होती है। तो देखिए आप लोग, आग्नेय शेल क्या है? जो पृथ्वी के निर्माण, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय जो तृप्त तरल जो मैग्मा और लावा जब निकल रहा था, तो जब वो धीरे धीरे ठंडा हुआ तो उसके ठंडा होने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उसे आग्नेय शेल कहा जाता है। आग्नेय शेल कैसे बनी है? जब पृथ्वी का निर्माण होने का जो समय था तो तृप्त जो तरल मैग्मा और लावा, हमने पढ़ा था कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जो पदार्थ बाहर निकलता है उसे लावा कहते हैं, और जो चट्टाने मेल्ट होने के बाद जो तृप्त तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदर रहता है उसे हम मैग्मा कहते हैं। तो जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा है उस समय तप्त तरल पदार्थ जो है मैग्मा और लावा ठंडा होकर जो जमने लगता है, तो उससे जिन प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है उसे हम आग्नेय शेल कहते हैं। और इसे हम प्राथमिक शेल भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले यही चट्टान बनी थी और इन्हीं चट्टानों के द्वारा अन्य जो 2 चट्टानें हैं, परतदार चट्टान और कायंत्रित चट्टानों का निर्माण भी आग्नेय शेल के द्वारा ही होगा। तो देखिए आप लोग, पृथ्वी के निर्माण होने के समय तृप्त तरल मैग्मा और लावा के ठंडा होकर जमने से निर्मित जो शेल होती है उसे आग्नेय शेल कहा जाता है। यह शेल सबसे पहले बनी है, इसे प्राथमिक शेल भी कहा जाता है। और दूसरी जो चट्टानें जो बनेगी वो भी आग्नेय शेल के अपरदन से, अपक्षय से, उन्हीं के द्वारा इनका निर्माण किया जाएगा। तो देखिए, आग्नेय शेल की विशेषताओं के बारे में बात करूंगा। तो इन शेलों में क्या है? देखो, जीवाश्म का अभाव होता है। सबसे पहले बात करें, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर जो था जीवन संभव नहीं था, तो जीवाश्म नहीं मिलेंगे। दूसरा बात करते हैं, ये जो शेल है, ये चट्टान थी बहुत कठोर थी, और कठोर थी इस वजह से इसमें धात्विक खनिज मिलते हैं। धात्विक खनिज जो हैं, जैसे अपन लोहा है, निकल है, तांबा है, क्रोमियम, जो हमारे धात्विक खनिज है उसकी मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा थी।
और ये रवेदार क्रिस्टल थे इसके अंतर्गत, इसमें रंध्रों का अभाव था और इसमें परतों का अभाव था। तो अपन बात करते हैं आग्नेय शेल की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली विशेषता है, इन शेलों में परतों का अभाव था, इसमें परत का जमाव नहीं हुआ था, क्योंकि प्राथमिक थी, सिर्फ लावा ठंडा हुआ था, उसके द्वारा इनका निर्माण हुआ था। शेलें जो थी अरंध्री थी, रंध्रों का अभाव था इसमें, रवेदार क्रिस्टल थे इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस समय इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। ये अत्यधिक कठोर होती हैं और रासायनिक अपक्षय की तुलना में इन पर भौतिक अपक्षय जो होता है वो ज़्यादा होता है, जैसे वायु के द्वारा अपर्दन होना, जल के द्वारा अपर्दन होना, इस प्रकार जो भौतिक अपक्षय का प्रभाव इन पर ज़्यादा पड़ता है और इसके अंतर्गत धात्विक खनिज मिलते हैं। तो हमने इस यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा कि आग्नेय जो है चट्टान वो कैसे बनती है, कि पृथ्वी जब वो ठंडा हो रही है तो लावा जो है वो मैग्मा है जो ठंडा हो रहा है, उससे जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उन्हें आग्नेय शेल कहते हैं। सबसे पहले इनकी विशेषताओं में सबसे पहली बात करूंगा कि इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, बहुत कठोर होती है, धात्विक खनिज होते हैं, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं होती है जो हमें याद रखनी है। अब इसके बाद आती है देखो परतदार शेल, जिसे अपन अवसादी चट्टान कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। तो अब यहाँ बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से ही जब पृथ्वी पर अनाच्छादन की क्रिया हो रही है, मतलब अपक्षय भी हो रहा है, अपर्दन भी हो रहा है, तो ये जो आग्नेय जो चट्टानें थी वो धीरे धीरे टूट रही थी, और टूटने के बाद विभिन्न जो शेलें हैं चट्टानें, उनके चूर्ण हैं और जो जीवावशेष हैं, वनस्पतियां हैं, वो परत दर परत एक के ऊपर जमती गई। उनके जमाव होने से परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो इसके बारे में जब बात करते हैं कि जब पृथ्वी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि जो पृथ्वी है उसकी जो प्रारंभिक जो चट्टानें थी वो आग्नेय चट्टानें हैं। तो आग्नेय जो रॉक्स हैं उसके ऊपर अनाच्छादन की क्रिया हुई है। अनाच्छादन की जो क्रिया हुई है इसमें अपर्दन भी हुआ है और अपक्षय भी हुआ है। तो इस क्रिया के द्वारा जो चट्टानें हैं उनसे शेल चूर्ण बना है, शेल चूर्ण का जमा हुआ है, इस पे वनस्पति का जमा हुआ है। तो इनके जमाव परत दर परत होने के कारण परतदार चट्टान का निर्माण हुआ है। अब इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। जैसे नाम से पता लग रहा है कि इसमें बहुत सारी परतें पाई जाती है, रंध्र युक्त होती है, और इन परतों के मध्य जीवा अवशेष मिलते हैं। जो वनस्पति है, जो जीव जंतु हैं, वो परतों के बीच के अंदर जमते गए और उनके ऊपर लेयर टू लेयर जमती गई। तो इस प्रकार इसके अंदर जीवाश्म मिलते हैं। और इन शेलों का अपर्दन अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से इनका अपर्दन की क्रिया होती है, और ये जो शेल हैं प्राय मुलायम होती है। अपन जब आग्नेय शेल से बात करते हैं तो आग्नेय शेल कठोर थी, तो परतदार जो शेल है सेडिमेंट्री रॉक वो मुलायम चट्टान होती है। इसके बारे में बात करते हैं अगली, कायंत्रित, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती है उसके बारे में थोड़ा सा अपन समझते हैं कि जो मौलिक जो शेल है हमारी, जैसे अपन बात करते हैं आग्नेय शेल और अवसादी चट्टान, इन दोनों जो चट्टानें हैं, जो मौलिक जो चट्टान है उसमें न तो विघटन होता है न वियोजन होता है, उसके बावजूद भी इनकी जो संरचना है, इनके जो गुण हैं, रासायनिक गुण और इनके मूलभूत जो गुण हैं, उनके अंदर परिवर्तन होने से जिस प्रकार की जो चट्टान बनती है नई, उसे अपन कायंत्रित चट्टान कहते हैं। कायंत्रित चट्टान मतलब जो प्रारंभिक जो मौलिक जो शेल हैं, जैसे आग्नेय के बारे में बात करता हूं, आग्नेय शेल और परतदार जो शेल हैं जिसे अपन अवसादी चट्टान कहते हैं, आग्नेय और अवसादी हैं, इनका न तो वियोजन होता है न विघटन होता है, उसके बावजूद भी इनके गुण में और इनके रासायनिक संरचना के अंतर्गत परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन होने से जो नई चट्टान बनती है उसे हम कायंत्रित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए आप लोग कि किसी मौलिक शेल में विघटन और वियोजन के बिना उसके गुण और संरचना में मूलभूत परिवर्तन होता है और नई चट्टान बनती है, जिसे कायंत्रित शेल कहते हैं। यह मौलिक शेल कौन सी हो सकती है? आग्नेय शेल भी हो सकती है, अवसादी भी हो सकती है, कायंत्रित स्वयं भी हो सकती है। यह कायंत्रण देखो जल के द्वारा हो सकता है, टेम्परेचर के द्वारा हो सकता है, प्रेशर के द्वारा इस प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। तो जल के द्वारा, ताप के द्वारा, दाब या तीनों के प्रभाव से ही ये जो कायंत्रण है हो सकता है। तो अब कायंत्रित चट्टानों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो ये
जैसे वो प्राइमरी रॉक्स थी तो ये कौन सी रॉक कहलाएगी, सेकेंडरी रॉक्स कहलाती है, क्योंकि इनका निर्माण जो है अन्य शैलों के कायांतरण और परिवर्तन से होता है और मौलिक शैलों की अपेक्षा अधिक संगठित और कठोर होती है। ये जो इसकी जो मौलिक शैल है, आग्नेय है, अवसादी है, कायांतित है, उनकी तुलना में ये क्या होती है, अत्यधिक क्या होती है, संगठित भी होती है और कठोर भी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है कि धात्विक खनिजों की इनमें प्रधानता होती है और ये शैलें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। धात्विक खनिज इनमें ज्यादा पाए जाते हैं और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है और ये अरंध्रपूर्ण होती है। तो ये अपने आग्नेय चट्टान के बारे में, अवसादी चट्टान के बारे में और कायांतित चट्टान के बारे में हमने यहाँ समझा है कि आग्नेय जो चट्टान है वो तृप्त जो लावा है, मैग्मा है, उसके ठंडा होने से बनी चट्टान होगी, वो आग्नेय चट्टान होगी, प्राथमिक चट्टान कहलाएगी। उसके बाद उसके अंतर्गत अनाच्छादन की क्रिया होगी, अनाच्छादन की क्रिया के द्वारा अपक्षय और अपरदन की घटनाएं होगी और उससे परत दर परत नई चट्टानें बनेगी, उनका जमाव होगा, जीवाश्म का जमाव होगा, वनस्पति का जमाव होगा और लेयर टू लेयर जमने से परतदार चट्टान बनेगी। और जो मौलिक जो शैल हैं, जिसे अपन बात करें आग्नेय शैल और अवसादी शैल, उसके अंतर्गत बिना वियोजन और विघटन हुए उनके गुण में परिवर्तन हो जाए, संरचना में परिवर्तन हो जाए, उससे जिस प्रकार की नई चट्टान बनेगी उसको कायांतित चट्टान कहेंगे। ये परिवर्तन जल के द्वारा भी हो सकता है, टेम्परेचर के द्वारा भी हो सकता है, दाब के द्वारा हो सकता है, तीनों क्रियाओं के द्वारा ये संभव हो सकता है। और जो कायांतित शैल है उसमें धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है, इस वजह से ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं, देखो कि जो ग्रेनाइट है, जो आग्नेय जो शैल है, अपन बात करते हैं ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो है इसका जब कायांतरण होगा तो ग्रेनाइट से क्या बनेगा, देखो नीस बनेगा। ग्रेनाइट का जब कायांतरण होगा तो इससे नीस बनेगा। बेसाल्ट का जब कायांतरण होगा उसे एम्फीबोलाइट बनेगा और ग्रेबो का जब कायांतरण होगा तो उसे सर्पेंटाइन बनेगा। वापस याद करेंगे कि ग्रेनाइट जो है उसका जब कायांतरण होगा तो उससे नीस बनेगा। रिमेंबर करेंगे कि ग्रेनाइट जो है उसका कायांतरण होगा तो उससे क्या बनेगा, नीस बनेगा। याद रखिएगा साथियों कि कई जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होता है उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो नीस है वो किस प्रकार की चट्टान का रूप है, वो ग्रेनाइट का रूपांतरण है। बेसाल्ट से जो रूपांतरण होगा वो एम्फीबोलाइट, याद रखेंगे एम्फीबोलाइट का निर्माण होगा। और जो ग्रेबो है उससे सर्पेंटाइन, याद रखिएगा सर्पेंटाइन का निर्माण होगा। तो वापस रिपीट करते हैं कि ग्रेनाइट जो है उसके रूपांतरण से नीस बनेगा और बेसाल्ट के रूपांतरण से एम्फीबोलाइट बनेगा और ग्रेबो से सर्पेंटाइन बनेगा। तो यहां पर हम मौलिक चट्टान से रूपांतरण के बाद जो कायांतित चट्टान बन रही है उसके बारे में समझ रहे हैं कि ग्रेनाइट से बनेगा नीस। वापस रिपीट करेंगे, ग्रेनाइट से बनेगा नीस, बेसाल्ट से बनेगा एम्फीबोलाइट और ग्रेबो से बनेगा सर्पेंटाइन। इसी प्रकार जब परतदार की बात करता हूं तो परतदार जो शैल है उसमें जैसे बालू पत्थर हैं तो बालू पत्थर से बनेगा क्वार्टजाइट और चूना पत्थर से बनेगा संगमरमर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संगमरमर वाला कि जो मार्बल होता है वो किसका रूप है, चूना पत्थर जो होता है वो कायांतरित होकर मार्बल बनाता है। बालू पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, बालू जो पत्थर होता है वो रूपांतरित होकर क्वार्टजाइट बनाता है। वापस रिपीट करता हूं मैं कि बालू पत्थर जो है उसका कायांतरण होगा तो इसके कायांतरण से क्वार्टजाइट बनेगा और जो चूना पत्थर है उसका अगर रूपांतरण होता है तो उसे संगमरमर बनेगा और जो सेल है उससे क्या बनेगा, स्लेट का निर्माण होगा। तो कुछ जो क्वेश्चन जहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं वो जैसे ग्रेनाइट का सबसे ज़्यादा पूछा गया है, चूना पत्थर का पूछा गया है और सेल जो है वो से बना रूप है स्लेट कहलाता है। तो देखिए आप लोग, ग्रेनाइट जो है उससे नीस बनेगा, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनेगा, ग्रेबो से सर्पेंटाइन बनेगा। उसी प्रकार परतदार शैल में बात करी हमने, बालू जो पत्थर हैं उसके कायांतरण से क्वार्टजाइट बनेगा, चूना पत्थर से संगमरमर बनेगा और सेल से स्लेट बनेगा। और उसके बाद देखो कोयला जो है उसे ग्रेफाइट और हीरे का रूपांतरण होगा। अब कायांतरित में बात करता हूं, जो स्लेट हैं, स्लेट से शिस्ट का निर्माण होगा और शिस्ट से फाइलाइट का निर्माण होगा। इस प्रकार हम मौलिक जो शैल हैं उनके रूपांतरण से जो कायांतरित जो सेल बन रही है उसके बारे में हमने पढ़ा। वापस मैं रिमेंबर करा रहा हूं आपको कि ग्रेफाइट जो है उसका रूपांतरण होगा तो उससे नीस का निर्माण होगा, बेसाल्ट का
रूपांतरण एम्फीबोलाइट के अंतर्गत होगा और ग्रेबो का सरपेंटाइन के अंतर्गत होगा। तो याद रखिए साथियों, ग्रेनाइट नीस में परिवर्तित होगा, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में होगा, ग्रेबो सरपेंटाइन में होगा। इसी प्रकार जो बालू पत्थर हैं वो क्वार्ट्जाइट के अंतर्गत, बालू पत्थर जो होगा वो क्वार्ट्जाइट में बदलेगा। चूना पत्थर जो हैं संगमरमर के अंतर्गत रूपांतरित होगा और जो सेल हैं वो जो है स्लेट के अंतर्गत रूपांतरित होगी और स्लेट जो है सिस्ट में बदलेगी और सिस्ट फाइलाइट में बदलेगा। इस प्रकार हमने यहाँ पर मौलिक जो सेल हैं उनसे जो कायांतरित जो सेल बन रही है उसके बारे में हमने समझने का प्रयास किया है। और इस सारणी से जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत जो वैकल्पिक जहाँ चयन किया जाता है उत्तर का, वहाँ से इस टेबल से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसे अच्छी तरह समझें और अपने उत्तर को सही करने का प्रयास कीजिएगा। इसके बारे में बात करते हैं अपन भारत का शैल क्रम। जैसे हमने बात करी अभी, मैंने आपको समझाया कि एक तो निर्माण की पद्धति और एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो निर्माण की पद्धति के आधार पर हमने आग्नेय, अवसादी और जो कायांतरित चट्टान है उसके बारे में समझा। अब अपन बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर। जैसे मैंने समझाया था आपको कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर हम जो शैल क्रम है उसे 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो आर्कियन समूह, एक पुराण समूह, एक द्रविडियन समूह और एक आर्यन समूह, जिसे अपन एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, आपदा। आपदा याद रख सकते हैं। आपदा मतलब ए, पी का मतलब पुराण समूह, डी का मतलब द्रविडियन समूह और ए का मतलब आर्यन समूह। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब इस तरह याद रखना है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर शैल क्रम को अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 4 भागों में, जिसे अपन याद करेंगे कैसे, आपदा। भारत में आपदा, आपदा मतलब आर्कियन समूह, पी का मतलब पुराण समूह, डी का मतलब द्रविडियन समूह, ए का मतलब आर्यन समूह। ये हो गया। उसके बाद आर्यन जो आर्कियन जो समूह है उसे अपन एक तो आर्कियन क्रम में विभाजित करेंगे, दूसरा धारवड़ क्रम में विभाजित करेंगे। और पौराणिक जो समूह है, पुराण जो समूह है उसे अपन कुड़प्पा और विंध्यन क्रम में विभाजित करेंगे। द्रविडियन में मैंने बताया था आपको पेलेजोइक जो महाकल्प है उसके अंतर्गत हम कैम्ब्रियन, ओडोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस, इस समय के अंतर्गत जिन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है उसे हम द्रविडियन समूह के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और गोंडवाना जो क्रम है उसके अंतर्गत हम कार्बोनिफेरस से लेकर जो जुरासिक जो समय है, इस समय के अंदर जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उसे गोंडवाना क्रम में पढ़ेंगे। और दक्कन जो क्रम है, जो दक्कन ट्रेप है, उसमें हम क्रिटेशियस से जो इओसीन जो समय है वहां तक की समय के अंदर जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उसे दक्कन क्रम में पढ़ेंगे। और टर्सरी क्रम के अंतर्गत हमने पढ़ा है, आप लोगों को पता है, हमने PEOM पैलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो यहाँ पर हम इओसीन से लेकर प्लायोसीन तक, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, इस समय के अंतर्गत जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उसे हम टर्सरी क्रम के अंदर शामिल करेंगे। और क्वार्टरनरी क्रम जो है हमारा, उसके अंतर्गत अपन प्लिस्टोसीन और होलोसीन जो समय है उस समय में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उसे हम क्वार्टरनरी जो समूह है उसके अंदर विभाजित करेंगे, क्योंकि उस समय हिमयुग था। इसी समय सतलज जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदियां, उनका मैदान बना है। और जो हिम नदियां हैं उसके द्वारा कश्मीर के अंतर्गत करेवा का निर्माण हुआ है जहाँ केसर की खेती वगैरह की जाती है। तो इस प्रकार हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर आर्कियन समूह, पुराण समूह, द्रविड़ समूह और आर्यन समूह में हमने विभाजित किया है। तो अब इसको देखते हैं हम कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया है उसके हमारे TS हॉलैंड जो हैं वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, उन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक काल मापक्रम प्रस्तुत किया है। और भारतीय भूवैज्ञानिक जो इतिहास के आधार पर भारत के शैल क्रम को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। एक तो आर्कियन, एक पुराण, द्रविडियन और आर्यन। जैसे मैंने समझाया कि आर्कियन में तो प्री कैम्ब्रियन का आर्कियन ईओन आएगा, पुराण में प्रोटेरोजोइक ईओन का आएगा, द्रविडियन में कैम्ब्रियन से कार्बोनिफेरस का आएगा और आर्यन में कार्बोनिफेरस से होलोसीन जो समय है उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो ये टेबल आप लोगों ने समझी होगी।
एक बार इसे आप अच्छी तरह समझना कि आर्कियन समूह, पौराणिक समूह, द्रविड़ियन समूह और जो आर्यन समूह है, इसमें अपन आर्कियन समूह में आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम और पुराण समूह के अंतर्गत हम कुड़प्पा और विंध्यन क्रम के बारे में बात करेंगे। द्रविडियन में हम कैम्ब्रियन, ओडोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, इस समय में जो कार्बोनिफेरस समय के अंतर्गत जो चट्टानें बनी है उसका अध्ययन द्रविडियन में करेंगे। उसके बाद अपन जो गोंडवाना जो क्रम है, जो हमारा जो आर्यन समूह है, इसे याद करने का जो ट्रिक है, देखो गोंडवाना का जी, दक्कन का डी और टर्सरी का टी और क्वाटरनरी का क्यू, जी डी क्यू। मतलब आर्यन ने, इसका एक ट्रिक याद कीजिए, आर्यन ने गजोदर भैया को थैंक यू बोला, आर्यन ने गजोदर भैया को थैंक यू बोला। तो जी का मतलब गोंडवाना, डी का मतलब दक्कन ट्रेब, टी का मतलब टर्सरी और क्यू का मतलब क्वाटरनरी को जो गजोदर भैया ने, आर्यन ने गजोदर भैया को थैंक यू बोला। इस ट्रिक से हम आर्यन समूह जो है उसको याद कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखो ये आर्कियन समूह के बारे में बात की मैंने, इसके अंदर ग्रेनाइट, शिस्ट और धारवाड़ क्रम के बारे में बात करेंगे। पुराण जो समूह है वैसे कुड़प्पा, विंध्यन क्रम के बारे में बात करेंगे। द्रविड़ में बताया मैंने आपको, पेलेजोइक जो महाकल्प है उसके अंतर्गत अपन कैम्ब्रियन, ओडोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस जो समय है उसमें चट्टानें बनी उनका द्रविड़ समूह में अध्ययन करेंगे। और आर्यन समूह के अंतर्गत हम गोंडवाना क्रम, दक्कन क्रम, टर्सरी क्रम और क्वाटरनरी क्रम का अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, तो नाम से पता लग रहा है कि सबसे प्राचीन जो चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इन चट्टानों का जो निर्माण है तप्त पृथ्वी के ठंडे होने से हुआ है। जो पृथ्वी जो थी वो हमारा पहले आग के गोले के समान अवस्था में थी और जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो उस समय जब ठंडी हुई तो उस समय आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और ये भारत की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, याद रखिएगा आप, सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। और ये चट्टानें जो हैं आग्नेय चट्टानें हैं, परंतु अब ये अपना मूल स्वरूप खो चुकी है क्योंकि ये कायांतित हो चुकी हैं। और ये जो चट्टानें हैं, देखिए ये चट्टानें जो हैं वो जो पर्वत श्रृंखलाओं के मूल में पाई जाती है, मतलब बहुत गहराई में पाई जाती है। अब गहराई में पाई जाती है तो बहुत कठोर हो गई है। गहराई में पाए जाने के कारण देखिए आप लोग, जैसे ये चट्टानें गहराई में पाई जाएगी तो गहराई में पाए जाने के कारण ये कठोर हो जाएगी और कठोर होने के कारण इनकी संरचना क्या हो जाएगी, जटिल संरचना हो जाएगी। तो इनसे खनिज प्राप्त करना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन इनके अंदर धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाएंगे, किंतु इनकी जो जटिल संरचना है, जटिल संरचना होने के कारण इनसे खनिजों का दोहन संभव नहीं है। तो देखिए आप लोग, इन चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडे होने से हुआ है। भारत में पाई जाने वाली प्राचीनतम चट्टानें हैं आग्नेय चट्टान है, परंतु अब ये अपना मूल स्वरूप खोकर कायांतित हो चुकी हैं। ये चट्टानें उच्च पर्वतीय श्रृंखलाओं के मूल में पाई जाती हैं, जैसे हमारा महान हिमालय है, ट्रांस हिमालय श्रृंखलाओं के मूल में जो चट्टान है वह आर्कियन क्रम की चट्टानें ही हैं। अब देखो इनकी विशेषताओं के बारे में बात मैंने समझाया आपको कि ये गहराई में पाई जाती हैं, गहराई में पाई जाती हैं और ये आधारभूत चट्टानें हैं, रवेदार चट्टानें हैं और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। जीवाश्म इस वजह से नहीं पाया जाता क्योंकि उस समय पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। आग्नेय चट्टानों से निर्मित संरचना होने के कारण देखो इसमें धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन गहराई में पाई जाएगी, गहराई में पाई जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। कठोर होने से इनकी संरचना जटिल हो जाएगी, जटिल संरचना होने के कारण इनका दोहन संभव नहीं है। इस वजह से यह धात्विक अधात्विक खनिज होने के बावजूद भी इनकी जटिल संरचना होने के कारण यह इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जटिल संरचना होने के कारण इनका दोहन हमें संभव नहीं है। देखो पृथ्वी की भू हलचलों के कारण इनका रूपांतरण होने से मौलिक स्वरूप नष्ट हो चुका है और इनमें नीस है, सिस्ट है, ग्रेनाइट महत्वपूर्ण चट्टानें जो हैं वो आर्कियन समूह के अंतर्गत आती है। हमने पढ़ा था जूलॉजिकल टाइम स्केल के समय पृथ्वी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भू हलचल हुई है, जिसके अंदर चर्नियन भू हलचल, कैलिडोनियन, हर्सिनियन, अल्पाइन भू हलचल हुई है। तो विभिन्न प्रकार उस समय जब हलचल हुई है पृथ्वी में तो इससे इनका रूपांतरण हो चुका है, इनका मौलिक जो स्वरूप है वह नष्ट हो चुका है और अभी इनमें नीस है, सिस्ट है, ग्रेनाइट, ये इसकी जो उदाहरण है महत्वपूर्ण चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम के हैं। इसमें जैसे बंगाल नीस है, बुंदेलखंड नीस है, नीलगिरी नीस है, इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो आर्कियन जो समूह की जो चट्टानें हैं उसमें के अंदर आती है। इनका जो विस्तार के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा जो प्रायद्वीपीय जो भारत है उसका 2/3 जो भाग है वो आर्कियन समूह की चट्टानों से ही बना हुआ है। जैसे अपन बात करें कर्नाटक है,
तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मेघालय और हमारे राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का जो पठार है वो भी आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही बना हुआ है। तो इसका जो विस्तार है हमारे यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत का लगभग 2/3 भाग जो है इन चट्टानों से मिलकर बनता है। और मुख्य रूप से अगर बात करें कर्नाटक हैं, प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान का जो हाड़ौती का पठार है वो इसी प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। इसके बाद आर्कियन जो समूह है उसमें हमने आर्कियन क्रम पढ़ा, दूसरा पढ़ा हमने धारवाड़ क्रम। तो धारवाड़ जो क्रम है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम की जो चट्टान थी उसका अपरदन हुआ, अपक्षय हुआ, उनका निक्षेपण हुआ है। जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उनका अपरदन हुआ, उनका अपक्षय हुआ और उनका निक्षेपण होने से धारवाड़ क्रम की चट्टानें हुई है। और ये अवसादी चट्टानें हैं, कायंती चट्टानें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं बात करूंगा कि भारत की जो प्रथम अवसादी और कायंतित जो चट्टान है वो धारवाड़ क्रम की ही चट्टानें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा आप लोग, कई परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत की प्रथम अवसादी और कायंतित जो चट्टान है वो कौन सी चट्टान है, वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। अब आपको पता है कि इसका नाम धारवाड़ चट्टान क्यों रखा गया, क्योंकि इन चट्टानों का जो खनन है, इन चट्टानों का जो जन्म है कर्नाटक के जो धारवाड़ और शिमोगा जिले के अंतर्गत हुआ। इस वजह से इनको धारवाड़ क्रम की चट्टान कहते हैं, क्योंकि कर्नाटक का धारवाड़ और जो शिमोगा जो जिला है, कर्नाटक का धारवाड़ और शिमोगा जो जिला है वहां पर ये चट्टानें प्राप्त हुई। इस वजह से इसको धारवाड़ क्रम की चट्टान कहते हैं। अब इन चट्टानों की विशेषताएं क्या है, देखिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए इसमें लोहा अयस्क, मैग्नीज, सोना, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, क्रोमियम आदि पाए जाते हैं। तो ये आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है, क्योंकि सभी जो महत्वपूर्ण धात्विक खनिज हैं वह धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है उसे प्राप्त होते हैं। जैसे लोहा है, मैग्नीज है, सोना, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, ये सभी प्रकार के जो मेटल जो खनिज हैं वो इन चट्टानों से पाए जाते हैं। इस वजह से आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। इसके बाद देखो इनके विस्तार की बात करता हूं। धारवाड़ क्रम की चट्टान, तो जैसे सबसे पता है हमको कर्नाटक का धारवाड़ और शिमोगा जिला है, वहां पर वेल्लारी है, धारवाड़ है, शिमोगा में इसका विस्तार है। छत्तीसगढ़ में जैसे उड़ीसा में दंडकारण्य का पठार है, मेघालय में और झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, राजस्थान के अंतर्गत अरावली पर्वत है, गुजरात में चंपानेर की जो पहाड़ियां हैं उन क्षेत्र के अंतर्गत धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार देखा गया है। तो हमने यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ा कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वो आर्कियन समूह की जो चट्टानों के अपरदन, अपक्षय और निक्षेपण से ही इनका निर्माण हुआ है और इसके अंतर्गत धात्विक खनिज की प्रधानता पाई जाती है। इस वजह से आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और हम इनका विस्तार के बारे में बात करें तो कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी, शिमोगा जिला है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और छोटा नागपुर का पठार है, राजस्थान है हमारा, उसमें अरावली पर्वत श्रृंखला है, गुजरात में चंपानेर की पहाड़ियों तक इस प्रकार की चट्टानों का विस्तार है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने कि भारत की प्रथम अवसादी और कायंतित चट्टानें कौन सी क्रम की है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो हमने यहाँ पर आर्कियन जो समूह है उसके अंदर हम आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में बात की, दूसरी धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में हमने यहाँ बात की है। अब आता है देखिए आप लोग धारवाड़ क्रम की चट्टानों का, मैंने बताया आप लोगों को कि ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे कर्नाटक है हमारा, इधर देखिए आप लोग जहाँ राजस्थान के अंतर्गत अरावली पर्वत वाला क्षेत्र है। उसके बाद अपन इधर बात करते हैं, देखो छत्तीसगढ़ है और जो छोटा नागपुर का पठार है उस क्षेत्र के अंतर्गत धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार देखा गया है। उसके बाद देखिए आप लोग दूसरी आती है पुराण चट्टानी क्रम। पुराण चट्टानी क्रम में हम दो प्रकार के चट्टान क्रम की बात करेंगे, एक तो कुड़प्पा और एक विंध्यन क्रम के बारे में बात करेंगे। तो कुड़प्पा जो क्रम के जो चट्टानें हैं, तो हमने आर्कियन नीस के बारे में बात की और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में बात की। तो आर्कियन और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनका अपरदन होता है और उनके अपरदन होने से परतदार और अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, उसे ही हम कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, आर्कियन समूह और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानों का अपरदन होता है और उनके अपरदन से
निक्षेपण से परतदार अवसादी शेल का निर्माण हुआ है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टान कहते हैं। और अभी वर्तमान में ये मेटामॉर्फिक रूप में है। इसके बाद इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो विशेषताओं में सबसे पहले है कि इनका नाम कुडप्पा क्यों पड़ा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के अंतर्गत ये चट्टानें पाई गई, इस वजह से इन्हें कुडप्पा चट्टान के नाम से जानते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और इन चट्टानों में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहीं पर बेसिक लावा जो क्षारीय लावा मिलता है, तो वहां पर आंध्र प्रदेश का जो गोलकुंडा जो क्षेत्र है जहां पर हीरे की खान है, वो इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस चट्टान क्षेत्र के अंतर्गत, इस चट्टान क्षेत्र के अंतर्गत जहां पर बेसिक लावा पाया जाता है, जहां क्षारीय लावा पाया जाता है, वहां पर हीरे की खान है, जैसे गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की, वह यहाँ इस क्षेत्र में है, सबसे प्रमुख खान है। और इसके बाद बात करते हैं इन चट्टानों में मुख्य रूप से देखो एस्बेस्टस है, संगमरमर है, लोहा, बलुआ पत्थर, स्लेट, चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं और बेसिक लावा की परत मिलती है, जहां गोलकुंडा आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध हीरे की खान और राजस्थान की कुडप्पा चट्टानें जो हैं उसमें तांबा और कोबाल्ट पाया जाता है। ये चट्टानें देखिए आप लोग कुडप्पा क्रम की आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, दिल्ली, उड़ीसा में पाई जाती हैं। जो हमारा जो पूर्वी घाट है वो भी इसी प्रकार की कुडप्पा क्रम की चट्टानों से ही बना है। वापस रिमेंबर करते हैं कि आर्कियन, नीस और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनका अपर्दन होता है, फिर उनका निक्षेपण से परतदार कांतरी चट्टानों का निर्माण होता है, उसे अपन कुडप्पा क्रम की चट्टान कहते हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के अंतर्गत इनका विस्तार है, उसके कारण इनका नाम कुडप्पा पड़ा। और इन चट्टानों में एस्बेस्टस, संगमरमर, लोहा, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है। और कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत जो बेसिक जो लावा है जिसे क्षारीय लावा कहते हैं, वो क्षारीय लावा पाया जाता है। तो वहाँ पर जैसे गोलकुंडा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत हीरे की खान है, वो इसका प्रमुख क्षेत्र है बेसिक लावा क्षेत्र का। और इसके विस्तार के बारे में बात करी तो आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, उड़ीसा, राजस्थान के अंतर्गत, और हमारा जो पूर्वी घाट है वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों से ही बना हुआ है। इसके बाद अपना जो अगला जो क्रम आता है, देखिए कुडप्पा, इसमें अपन दिल्ली की बात करें, राजस्थान वाला है और हैदराबाद वाला है, ये इस क्षेत्र है, इसके अंतर्गत ये वाला जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत कुडप्पा क्रम की जो चट्टान है वो पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टान देखिए आप लोग, ये हमारा बिहार के सासाराम से स्टार्ट हो रहा है और जो हमारे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तक इस प्रकार जो विंध्यन जो क्रम की चट्टान है उसका विस्तार देखा गया है। अब देखिए आप लोग विंध्यन क्रम की चट्टान, ये भी एक अवसादी चट्टान है जो कायांतित हो चुकी है। और विंध्यन क्रम की जो चट्टान है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के आधार पर इसका नाम विंध्यन क्रम की चट्टान रखा गया। ये भी अवसादी चट्टान है और अभी कायांतरित हो चुकी है, कायांतरित मेटामॉर्फिक रूप में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो इस प्रकार की जो विंध्याचल क्रम की जो चट्टान है इसके अंदर देखिए चूना पत्थर हैं, बलुआ पत्थर है, बालू पत्थर हैं और संगमरमर और शेल आदि पाए जाते हैं। और हम देखेंगे कि जो हमारा जो लाल किला है, सांची का स्तूप है, जामा मस्जिद है, वो मुख्य रूप से इसी प्रकार की चट्टानों के बने हुए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि इस क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो चूना पत्थर पाया जाता है तो जिन क्षेत्रों में विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार होगा वहाँ पर सीमेंट उद्योग की संभावना ज़्यादा होगी। जैसे कि हमारे राजस्थान में अपन चित्तौड़गढ़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर चूना पत्थर की उपलब्धता ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर सीमेंट उद्योग फलीभूत हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि इस क्रम की जो चट्टान है इसमें चूना पत्थर पाया जाता है जिसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में विंध्यन चट्टानें ढक्कन लावा के नीचे दबी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब जो ढक्कन का जो ट्रैप है, वो ढक्कन ट्रैप जो है वो लावा जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था तो उससे ढक्कन ट्रैप बनी। और इसी के यहाँ पर जो विंध्यन क्रम की जो श्रृंखला है हमारी, तो इसका जो कुछ भाग जो हैं इस लावा से दबा हुआ नजर आता है। कुछ क्षेत्रों में विंध्यन चट्टानें ढक्कन लावा के नीचे दबी पाई जाती हैं, क्योंकि जब ढक्कन ट्रैप बन रही होती है तो उस समय जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो हमारी जो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है उसका कुछ भाग जो होता है वो लावा से दबा हुआ मिलता है हमें। तो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के आधार पर इसका नाम हमने विंध्यन क्रम रखा। और ये हमारे बिहार से
सासाराम से लेकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तक इसका विस्तार मिलता है। हमने समझा कि जिन क्षेत्रों में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर सीमेंट उद्योग जो है वो फलीभूत हुआ है, क्योंकि उस क्षेत्र के अंतर्गत चूना पत्थर ज़्यादा है और चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। देखो, द्रविडियन समूह की चट्टानें, जो द्रविडियन जो समूह की जो चट्टानें हैं ये भी एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। और मैंने समझाया था आपको कि जो पैलियोजोइक जो महाकल्प हैं, जो पैलियोजोइक महाकल्प हैं उसमें कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस, इस समय में जिन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है उन चट्टानों को हम द्रविडियन समूह की चट्टान के नाम से जानते हैं। जो पैलियोजोइक महाकल्प है उसका कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस कल्प के मध्य इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इनकी विशेषताओं के बारे में जब बात करते हैं तो विशेषताओं में सबसे पहले देखो, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर देखो सिल्यूरियन और डिवोनियन जो समय था उस समय कैलिडोनियन भू हलचल हुई, और इस समय देखिए एंथ्रासाइट कोयले का निर्माण हुआ। जो कार्बोनिफेरस जो कल्प था इसका, उसके अंतर्गत उष्ण जलवायु थी, यहाँ की पेड़ पौधे दबे और दबने के बाद एंथ्रासाइट जो कोयला बना है, जो सबसे उच्च श्रेणी का जो कोयला माना जाता है, उसका निर्माण हुआ। और ये भारत के बहुत कम क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयला। उसके बाद देखिए आप लोग, इसका जो विस्तार है कश्मीर, अनंतनाग, पंजाब, स्पीति, कागड़ा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंतर्गत द्रविडियन समूह की जो चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। कोयले के बारे में बात करी तो एंथ्रासाइट, पिट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, इस प्रकार का कोयला होता है। सबसे अच्छा जो कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है। हमारे यहाँ जो है वो लिग्नाइट कोयला है और बिटुमिन्स है। और उसके बाद सबसे जो निम्न क्वालिटी का जो कोयला होता है पिट कोयला होता है। इस प्रकार अलग अलग कोयले की किस्म होती है कार्बन की मात्रा के आधार पर। तो इस द्रविडियन समूह की चट्टानों में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रविडियन समूह की जो चट्टानें हैं उसके अंतर्गत किस प्रकार का कोयला मिलता है, वो एंथ्रासाइट कोयला हमें मिलता है। उसके बाद बात करते हैं अपन आर्यन क्रम की चट्टान। आर्यन क्रम की चट्टान का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि आर्यन ने गजोदर भैया से थैंक यू बोला या गंगाधर से थैंक यू बोला। आर्यन ने गजोधर भैया से थैंक यू बोला। इसकी ट्रिक है याद रखने के लिए। तो जी का मतलब गोंडवाना क्रम की चट्टान के बारे में बात कर रहे हैं। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है वो कार्बोनिफेरस से जो जुरेसिक काल है, कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल के मध्य गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब आप लोग देखेंगे कि कार्बोनिफेरस और जुरेसिक काल के मध्य देखिए आप लोग कि एक तो कार्बोनिफेरस और परमियन कल्प, इससे जिसे हम परमो कार्बोनिफेरस का समय कहते हैं। और इस समय पृथ्वी पर 4 प्रकार की जो मैंने भू हलचल बताई थी आपको, सबसे पहली जो हलचल थी चर्नियन थी, फिर कैलिडोनियन थी, फिर हर्सिनियन। तो इस समय जो है हर्सिनियन भू हलचल, हर्सिनियन जो भू हलचल हुई है इस समय परमो कार्बोनिफेरस का जो समय है इसके अंतर्गत जो हर्सिनियन भू हलचल हुई है, इससे यहाँ पर क्या है एक गर्तों का निर्माण हुआ है। और जब गर्त का निर्माण हो रहा है तो देखिए आप लोग, जब धरातल पर पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, धरातल पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जब गर्त बनते जाते हैं तो गर्त बनते जाते हैं तो ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो गर्तों में समा जाते हैं, गर्तों के नीचे दब जाएंगे। गर्तों के नीचे दब जाएंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर जब इनके ऊपर पड़ता जाएगा, ताप और दाब की अवस्था के द्वारा ये धीरे धीरे कोयले में बदलते जाएंगे। तो इस समय क्या है कोयले का निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि गोंडवाना जो क्रम की चट्टान है वो कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल के मध्य इनका निर्माण हुआ है और दक्षिणी प्रायद्वीपीय और बाह्य प्रायद्वीपीय दोनों भागों में पाई जाती है। ऊपरी कार्बोनिफेरस युग में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भूपटल पर संचलन हुआ
भूपटल पर संचलन हुआ, जिसे अपन क्या कहते हैं, हर्सिनियन भू हलचल कहते हैं। जो पर्मो कार्बोनिफेरस जो समय है उसके अंतर्गत ये हलचल हुई। उस हलचल के द्वारा गर्तों का निर्माण हुआ। गर्तों का निर्माण हुआ तो ये पेड़ पौधे इन गर्तों में दब गए और नदियों के द्वारा इस पर क्या है, जो मलबा जमाव किया गया। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा, तो इस प्रकार कोयले का यहाँ पर निर्माण हुआ है। और इन गर्तों के अंतर्गत जीव जंतु भी समा गए, वनस्पति भी समा गई, तो जीवाश्म पाए जाते हैं और इसके अंतर्गत बिटुमिन्स कोयले का निर्माण हुआ है। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है उसके बारे में हमने समझा कि कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के अंतर्गत इन चट्टानों का निर्माण हुआ है और इसके अंतर्गत जो वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, वो भूहलचल के द्वारा पृथ्वी में दब गए। धीरे धीरे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा और वो धीरे धीरे कोयला बना। इस कोयले का निर्माण हुआ जिसे हम बिटुमिन्स कोयला कहते हैं और इस चट्टान के अंतर्गत जीवाश्म पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि भारत में जो 98% जो कोयला होता है वो गोंडवाना जो क्रम का जो कोयला है वो पाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो कि आर्थिक दृष्टि से और ऊर्जा सुरक्षा की जो दृष्टि से ये चट्टान महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इन चट्टानों में पाया जाने वाला जो कोयला है वो नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे दामोदर नदी है, गोदावरी नदी है, सोन नदी है, इन नदी घाटियों के अंतर्गत पाया जाता है। मैंने आपको समझाया था कि पृथ्वी पर जब इस समय जब पेड़ पौधे वनस्पति जो थी तब पर्मो कार्बोनिफेरस समय के अंतर्गत हर्सिनियन भू हलचल हुई तो उससे द्रोणियों का निर्माण हुआ और ये पेड़ पौधे जो हैं इन द्रोणियों के जो गर्त हैं उसके अंदर समा गए और जो दामोदर, गोदावरी, दामोदर नदी, गोदावरी, सोन, ये जो विभिन्न प्रकार की जो नदियां हैं वो नदियां इन क्षेत्रों के अंतर्गत मलबा लाकर निक्षेपित करती हैं। तो निक्षेपित करने के कारण ये द्रोणियां जो गर्त हैं वो भर जाते हैं और इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे कोयले का निर्माण होता है। तो इस क्रम के अंतर्गत जो कोयला पाया गया वो बिटुमिन्स कोयला है। आगे बात करते हैं, इसका विस्तार देखिए आप लोग, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और तेलंगाना के अंतर्गत इसका विस्तार देखा गया है। देखिए आप लोग, इस प्रकार ये जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो इनका विस्तार झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरी जो क्रम की चट्टानें आती हैं, आर्यन समूह की जो चट्टानें हैं उसमें हमने G, D, T, Q, आर्यन ने गजोदर भैया को थैंक यू कहा। तो जी तो हमने पढ़ लिया गोंडवाना क्रम। अब अपन पढ़ रहे हैं दक्कन क्रम की चट्टान, जिसे अपन दक्कन ट्रैप कहते हैं। तो दक्कन जो ट्रैप है वो क्रिटेशियस से इओसीन जो कल्प हैं, जो हमारा मेसोजोइक जो महाकल्प है उसके क्रिटेशियस से इओसीन कल्प तक जो चट्टान बनी है वो दक्कन ट्रैप है। और हमारा जो प्रायद्वीपीय जो भारत है वहाँ पर दरारी ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। मैंने बताया था आप लोगों को, एक तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं तो उनसे पर्वतों का निर्माण होता है और दरारी उद्गार वाले जो ज्वालामुखी होते हैं उनसे ये जब लावा निकलता है तो परत दर परत क्या होता है, जमता जाता है। तो इनसे निकलने वाला जो क्षारीय लावा होता है, बेसाल्ट लावा फैलता है और जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे हम दक्कन क्रम की या बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। इनके अवशेष से काली जो मिट्टी है उसका निर्माण हुआ है जिसे अपन रेगूर मृदा कहते हैं। याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ज्वालामुखी से इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है, क्योंकि दरारी उद्गार के द्वारा क्षारीय लावा निकलता है, क्षारीय लावा पतला होता है, वो फैलता जाता है और इस प्रकार की जो चट्टानें बनती है उसे बेसाल्टिक चट्टान भी कहते हैं। जो दक्कन क्रम की चट्टान है उसमें बेसाल्टिक चट्टान अधिकता से पाई जाती हैं और इनका जब अपर्दन होता है तो उससे काली मृदा का निर्माण होता है और काली मृदा को हम रेगूर मृदा कहते हैं। आप लोगों को पता है कि जो काली मृदा है वो कपास की खेती के लिए लाभदायक होती है। तो जो हमारा जो प्रायद्वीपीय जो भारत है, जिसे अपन दक्कन का जो पठार कहते हैं, उसके अंतर्गत जो चट्टान पाई जाती है वो दक्कन क्रम की चट्टान है, जिसे बेसाल्टिक चट्टान के रूप में होती है ये, और इसके अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण होता है, उसे रेगूर मृदा कहा जाता है। और रेगूर मृदा किसके लिए? कपास के लिए लाभदायक है।
इसका विस्तार देखिए आप लोग, दक्षिणी पूर्वी जो हमारा राजस्थान, जिसे अपन हाड़ौती का पठार कहते हैं, मालवा के पठार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में दक्कन क्रम की चट्टानों का विस्तार है। और दक्कन ट्रेप जो चट्टान है उसका उपयोग जो है देखो, एक तो सड़क और भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दक्कन क्रम की जो बेसाल्टिक जो चट्टान है उसका उपयोग हम सड़क और भवन निर्माण के अंतर्गत करते हैं। दक्कन ट्रेप को हम देखो 3 भागों में विभाजित करते हैं, ऊपरी ट्रेप, मध्यवर्ती ट्रेप और निम्नवर्ती ट्रेप। जो ऊपरी ट्रेप होती है उसे अपन मुंबई और सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में विभाजित करते हैं। दूसरी है मध्यवर्ती ट्रेप, जिसे मालवा और भारत, जो मध्य भारत का जो क्षेत्र होता है उसमें विभाजित करते हैं। और निम्नवर्ती जो ट्रेप होती है वो मध्य प्रदेश का जो नर्मदा और बरार वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर निम्नवर्ती ट्रेप पाई जाती हैं। देखिए आप लोग, जो दक्कन ट्रेप है उसे अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं, तो उच्च, एक मध्य और निम्नवर्ती। तो उच्च जो होती है वो मुंबई सौराष्ट्र में पाई जाती है, दूसरी जो होती है मध्य भारत वाले क्षेत्र में आती है, और तीसरी जो होती है नर्मदा वाला जो क्षेत्र है और बरार वाला जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत पाई जाती है। तो हमने यहाँ पढ़ा कि दक्कन ट्रेप को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ऊपरी ट्रेप मुंबई से महाराष्ट्र वाला क्षेत्र इसमें शामिल होता है, दूसरा होता है मध्यवर्ती ट्रेप जिसमें मालवा और मध्य भारत वाला क्षेत्र आता है, और तीसरा होता है निम्नवर्ती क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश का नर्मदा और बरार जो क्षेत्र होता है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टर्शी क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम के बारे में बात कर ली हमने, उसके बाद दक्कन ट्रेप के बारे में बात कर रही। अब अपन बात करें टर्सरी क्रम के बारे में। तो टर्सरी क्रम की जो चट्टानें हैं उसके बारे में बताया था कि जो सेनोजोइक जो महाकल्प हैं उसके अंतर्गत अपन ने, सेनोजोइक जो महाकल्प था उसमें हमने समय को PEOMP, पैलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन में विभाजित किया था। तो टर्सरी क्रम की जो चट्टान है, टर्सरी क्रम की जो चट्टान है वो इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, इस समय के अंतर्गत जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है वो टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं। सेनोजोइक जो महाकल्प में, टर्सरी कल्प में इओसीन से प्लायोसीन युग में इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। और देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारतीय भूवैज्ञानिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण काल रहा है, क्योंकि इस समय क्या है, हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो इसी समय के अंतर्गत हुआ है, टर्सरी कल्प के अंतर्गत ही। तो टर्सरी कल्प के अंतर्गत जो अल्पाइन भू हलचल हुई है उसी से नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है, और उसी में हमारा हिमालय जो पर्वत बना है वो टर्सरी कल्प के अंतर्गत ही हुआ है। और गुजरात है, राजस्थान है और तमिलनाडु के अंतर्गत जो जीवाश्म ईंधन जो हैं वो इसी क्रम की चट्टानों से मिलते हैं। अब देखिए आप लोग, जो टर्सरी जो क्रम की जो चट्टान है उसमें हिमालय पर्वत का जब निर्माण हुआ है तो महान हिमालय का जो निर्माण हुआ है ओलिगोसीन समय में हुआ है, लघु हिमालय का जो निर्माण हुआ है मायोसीन समय में हुआ है, और जो शिवालिक जो हिमालय उसका निर्माण प्लायोसीन समय के अंतर्गत हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महान हिमालय का जो निर्माण है वो ओलिगोसीन में हुआ है। वापस पढ़ूं बताऊंगा मैं आपको, महान हिमालय जो हैं वो टर्सरी कल्प के जो ओलिगोसीन काल के अंतर्गत महान हिमालय बना है, लघु हिमालय मायोसीन काल में बना है, और शिवालिक जो है वो प्लायोसीन जो है और प्लिस्टोसीन जो समय है उसके अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है। तो हिमालय जो है वो भी महान हिमालय में, लघु हिमालय में और शिवालिक हिमालय में विभाजित हैं, और उनका निर्माण जो फॉर्मेशन भी है वो अलग अलग समयों में हुआ है। जैसे महान हिमालय का जो निर्माण हुआ है, महान हिमालय का जो निर्माण हुआ है याद करेंगे ओलिगोसीन कल्प के अंतर्गत हुआ है, युग में हुआ है, ओलिगोसीन युग में हुआ है। ओलिगोसीन जो समय है इसके अंतर्गत महान हिमालय का निर्माण हुआ है। लघु हिमालय जो है वो मायोसीन में हुआ है, मायोसीन जो काल है उसके अंतर्गत हुआ है, जो इसे युग कहते हैं। उसके बाद जो शिवालिका है जिसे अपन, इसका निर्माण है प्लायोसीन जो काल है उसके अंदर इसका निर्माण हुआ है। तो कई जो प्रतियोगी परीक्षा में जहां विकल्प के आधार पर उत्तर का चयन करना होता है वहां पर कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि महान हिमालय का निर्माण किस समय हुआ, वह ओलिगोसीन समय में, लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन समय के अंतर्गत हुआ है, और जो शिवालिक जो हिमालय उसका निर्माण प्लायोसीन जो है समय है उसके अंतर्गत हुआ है, और हिमालय का जो निर्माण हुआ है
वह टर्सरी जो कल्प हैं उसके अंतर्गत महान हिमालय का निर्माण हुआ है। किस हलचल से हुआ है? वह है अल्पाइन भूहलचल से हुआ है। अल्पाइन जो भूहलचल हुई है उससे महान जो हमारा जो हिमालय है उसकी उत्पत्ति अल्पाइन हिमालय से अल्पाइन भूहलचल से हुई है। अल्पाइन भूहलचल जो है उससे नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए आप लोग, ये जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है हमारा, जम्मू कश्मीर से लेकर ये यहाँ तक आ रहा है हमारा पूर्वी भागों तक, इस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है टर्सरी वाला, वो इसी समय के अंतर्गत हुआ है जिसे अपन अल्पाइन भूहलचल का समय बताते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा आता है हमारा क्वाटरनरी कल्प। जो क्वाटरनरी कल्प हैं उसमें नवीनतम चट्टानें जो मिलती हैं वो क्वाटरनरी कल्प के अंतर्गत आती हैं। और क्वाटरनरी जो कल्प हैं इसमें दो युग हैं, एक तो पी और एक एच। एक तो पी का मतलब प्लिस्टोसिन और एच का मतलब होलोसिन। जो क्वाटरनरी जो कल्प हैं उसमें दो युग हैं, एक तो प्लिस्टोसिन और एक होलोसिन, पी और एच। तो प्लिस्टोसिन जो युग है उसके अंदर देखिए क्या बना, एक तो थार का मरुस्थल बना, सिंधु नदी का मैदान बना, कच्छ का रण, गंगा का मैदान, और उसमें पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं वो प्लिस्टोसिन युग के अंतर्गत निर्मित हुई हैं। और होलोसिन जो है उसमें वर्तमान समय चल रहा है और इसमें वर्तमान समय जो चट्टानें बन रही है वो होलोसिन जो युग है उसके अंतर्गत है। और इम्पोर्टेंट बात है कि जो क्वाटरनरी कर्ण के अंतर्गत सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान और कश्मीर घाटी के करेवा का गठन शामिल किया गया है। इसमें करेवा जो सरोवरी निक्षेप होता है जिसमें केसर है, बादाम, अखरोट की खेती की जाती है। देखिए आप लोग, ये जो क्वाटरनरी जो कल्प हैं इसके अंतर्गत जो दो युग हैं, एक तो प्लिस्टोसिन और दूसरा होता है होलोसिन। तो उस समय ये जो समय था, ये समय जो था हिमाच्छादन का समय था। इस समय जो हिम नदियाँ जो थी तो हिम नदियों के द्वारा जो निक्षेप जमा किए गए उनसे करेवा का निर्माण हुआ जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, जिसे हम करेवा सरोवर निक्षेप कहते हैं। जो हिम नदियाँ हैं उनके द्वारा जो शैल कणों के जमाव के द्वारा जिन मैदानों का निर्माण हुआ है उसे हम करेवा कहते हैं। और करेवा सरोवरी जो निक्षेप होता है इसके अंदर केसर है, बादाम, अखरोट आदि की खेती अधिकता से की जाती है। और इस समय सतलज है, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि के मैदान का जो निर्माण हुआ है उस समय जो चट्टानें इसमें पाई गई हैं वो क्वाटरनरी क्रम की हैं। और देखिए आप लोग, दो प्रकार की टर्म हमें हमेशा मिलती है, एक तो बांगर क्या होता है और खादर क्या होता है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि बांगर क्या होता है और खादर क्या होता है। तो बांगर जो होता है नदियों के द्वारा जो निर्मित जो प्राचीन जो कापीय मैदान होता है, नदियां जो होती है अपने साथ जो मलबा लेकर आती है उनसे जो प्राचीन जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है उसे अपन बांगर कहते हैं। और नवीन जो कापीय मैदान होता है उसे अपन खादर कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बांगर किसे कहते हैं और खादर किसे कहते हैं। तो बांगर किसे कहते हैं कि जो नदियां अपने साथ जो मलबा लेके आती हैं उनसे निर्मित जो प्राचीन जलोढ़ कापीय मैदान होता है उसे अपन बांगर कहते हैं। और नवीन जो कापीय मैदान होता है उसे अपन खादर कहते हैं। इस प्रकार हमने आज हमारा जो रोक सिस्टम है उसके बारे में हमने आज यहाँ पर चर्चा की है। वापस से मैं एक बार को रिपीट करा देता हूँ आप लोगों को कि हमने सबसे पहले पढ़ा निर्माण पद्धति के आधार पर। निर्माण पद्धति के आधार पर मैंने 3 भाग बताया आपको, एक तो आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा है कायांतरित चट्टान। रिकॉल कीजिएगा आप लोग कि निर्माण पद्धति के आधार पर हमने चट्टानें 3 भागों में विभाजित की है, एक तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। दूसरा कालक्रम के अनुसार जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर हमने चट्टानों को 4 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला आर्कियन समूह, दूसरा पुराण समूह, नंबर तीसरा द्रविडियन समूह और नंबर 4 है आर्यन समूह। तो इसे हम
कैसे याद कर सकते हैं? आपदा, आपदा कालक्रम के अनुसार आपदा, ए आर्कियन समूह, बी पौराणिक समूह, डी द्रविडियन समूह और ए आर्यन समूह। उसके बाद आर्कियन समूह में हमने दो, एक तो आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में पढ़ा, दूसरा धारवाड़ के बारे में पढ़ा। पुराण के अंतर्गत हमने कुड़प्पा के बारे में पढ़ा और विंध्यन क्रम के बारे में पढ़ा। द्रविडियन के अंतर्गत हमने जो कार्बोनिफेरस, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस, इस समय के अंतर्गत जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है वो हमने द्रविडियन समूह में पढ़ा। आर्यन जो समूह है उसके अंतर्गत हमने कार्बोनिफेरस से जुरेसिक जो समय है उसके अंदर जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उनके बारे में जानकारी ली। और आर्यन जो समूह है उसमें हमने एक तो गोंडवाना क्रम, एक दक्कन ट्रेप, एक टर्सरी और क्वार्टरनरी के बारे में बात करा। तो गोंडवाना जो क्रम है उसमें हमने कार्बोनिफेरस से जुरेसिक के बारे में बात करी और दक्कन ट्रेप जो है उसके हमने क्रिटेशियस से इओसीन जो समय है वहां तक की चट्टानों के बारे में बात करी। टर्सरी के अंतर्गत हमने पी ई ओ एम पी, तो यहाँ इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन समय में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उसे हम टर्सरी के हम समय के अंतर्गत देखा। और जो क्वार्टरनरी हैं जो कल्प हैं उसमें हमने एक प्लीस्टोसीन और एक होलोसीन युग के बारे में बात की। तो इसमें जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उसका अध्ययन हमने क्वार्टरनरी कल्प के अंतर्गत किया। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर निर्माण की पद्धति के आधार पर और कालक्रम के अनुसार जो हमारा भारत का जो रॉक सिस्टम है उसके बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया है, जानने का प्रयास किया है। आप लोग वीडियो को अच्छी तरह देखें और जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए उनका उत्तर आप प्रभावी तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानों को समझाइए, दूसरा निम्न को समझाइए कुड़प्पा क्रम की चट्टान, दूसरा विंध्यन क्रम की चट्टान, तीसरा गोंडवाना क्रम की चट्टानों को समझाइए और आर्यन क्रम की चट्टानों को आप समझाइए। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं यहाँ के लिए लेके आया हूँ। आप वीडियो को देखें और इन क्वेश्चन का आंसर आप प्रभावी रूप से लिखने का प्रयास कीजिए, तभी हमारा प्रयास आप लोगों के लिए सार्थक रहेगा। और कुछ जैसे क्वेश्चन है अभी हमने पढ़ा, एक क्वेश्चन था करेवा सरोवर निक्षेप, ये भी याद रखिएगा आप लोग। छोटे क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि करेवा सरोवर निक्षेप क्या होता है। समझाया था आप लोगों को कि जो हमारा क्वार्टरनरी जो कल्प है उसके अंतर्गत जो कश्मीर वाला जो क्षेत्र है हमारा उसके अंतर्गत जो हिम नदियों के द्वारा जो पदार्थ लाकर जमा किया गया है उससे जिन मैदानों का निर्माण हुआ है मलबे से उसे हम करेवा सरोवर निक्षेप कहते हैं। यहाँ पर केसर है, बादाम है, अखरोट की खेती की जाती है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन में बन सकता है। दूसरा एक तो खादर और बांगर, छोटे क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि खादर और बांगर किसे कहते हैं। तो आप लोगों को समझाया था कि नदियों के द्वारा जो प्राचीन जो जलोढ़ मैदान होता है उसे बांगर कहते हैं और नवीन काव्य मैदान होता है उसे खादर कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमारा ये अध्याय जो है इस टॉपिक का कंप्लीट होता है कि इंडियन रॉक सिस्टम, उसके बारे में आज हमने समझा है, आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। और आप लोग जो हैं इस वीडियो को अच्छी तरह देखें और इन क्वेश्चन का उत्तर दें ताकि आप लोग जो हैं एग्ज़ाम के अंतर्गत अपना उत्तर जो है वो अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकें। तो साथियों बिल्कुल एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है और आप जो है अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से करते रहिए, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को समझाया है कि आप चाहेंगे कि भाई समय आपके अनुसार चले, पर ऐसा नहीं है। आपको समय के अनुसार ही चलना होगा और धीरे धीरे अब चलते हुए अपनी स्पीड को आप थोड़ा बढ़ाएं, क्योंकि 17 जून से आपका अपना एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। और आप लोगों को जहाँ तक मुझे
विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारी जो वीडियो लेक्चर हैं वह आपकी जो तैयारी है उसमें सहायक साबित होंगे, और आप लोग इन वीडियो लेक्चर को देखें, समझें और अपने जो क्वेश्चन है उसका आंसर प्रभावी तरीके से देने का प्रयास करें। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम अगले वीडियो के अंतर्गत कुछ दूसरा जो टॉपिक है उसे लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।